हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो साथियों, हम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पे उन सभी को बता दूं कि हम यहाँ पे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, और साथ ही यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस भी आ रही हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम यहाँ पे 20 प्रश्न जो है, कितने 20 प्रश्न हम जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, कितने सही किए हैं सॉल्व कर, मतलब कितने सही किए हैं 20 में। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो अभ्रंश शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए ऑप्शन भरत, बी ऑप्शन पतंजलि, सी ऑप्शन राजशेखर, डी ऑप्शन भामा। अब पहले तो भरत के बारे में सुनिए कि भरत मुनि कौन थे। ये भरत जो है, ये भरत मुनि है। इनका समय दूसरी सदी है और ये इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। और रस की उत्पत्ति, मतलब रस जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, जैसे अलंकार है, रस है, श्रृंगार है, तो रस जो है इन्होंने ही दिए हैं। फिर आते हैं पतंजलि। पतंजलि जो योगा वाले हैं, तो इन्हीं ने जो है सर्वप्रथम अभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि। फिर आते हैं राजशेखर और भामा। तो भामा जो है इन्होंने अलंकार दिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका समय क्या है, तो इनका समय भी जो है 6वीं सदी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही जवाब। क्या हुआ, सही जवाब हमारा हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन। क्या हुआ है सही आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है, चौरासी वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। भक्ति काल से प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। तो इसमें 84 वैष्णवों की जो है 84 वैष्णवों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें बल्लवाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। बल्लवाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन किया गया है। रचना किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास की, नंददास की, नावादास की, या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। तो ये रचना, ये जो रचना है ये है गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, गोस्वामी गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है, तो ये है गोस्वामी गोकुलनाथ की। क्योंकि तुलसीदास, नंददास, नावादास, नावादास ने क्यों कौन सी रचना लिखी है, भक्तमाल। नंददास जी की आपने भंवर गीत पढ़ी होगी, तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपका क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया किस अनुच्छेद में। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन 343, बी ऑप्शन 434, सी ऑप्शन 334, डी ऑप्शन 445। तो सही जवाब क्या होगा, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है 343 में। ठीक है, किसमें, 343 में। भाग 17, संविधान का भाग जो 17 है, भाग 17 जो है, याद रखिएगा, संविधान का भाग 17 है, उसमें भाषा का वर्णन किया गया है। उसी में जो अनुच्छेद दिए गए हैं 343 से। ठीक है, 343 से 351 तक।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा जो है किस ऋतु में गाया जाता है? ए ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु, बी ऑप्शन शरद ऋतु, सी ऑप्शन वर्षा ऋतु, डी ऑप्शन वसंत ऋतु। तो आल्हा जो है किस ऋतु में गाया जाता है? यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु में। ठीक है, आल्हा जो आपका लिखा गया है परमाल रासो। ठीक है, आल्हा खंड उसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन जगनिक, बी ऑप्शन नरपतनाल, सी ऑप्शन चंद्रबरदाई, डी ऑप्शन सारंगधर। तो बीसलदेव रासो के रचयिता जो है नरपतिनाल होंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, नरपतिनाल बीसलदेव रासो के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 5 के बाद 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? 6 है, इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना की है। किसने की है? इंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की है? तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन कीथ है, बी ऑप्शन ग्रियर्सन है, सी ऑप्शन गार्सा दा तासी, डी ऑप्शन गिलक्राइस्ट। तो देखिए मॉडर्न वाला जो शब्द आता है वो ग्रियर्सन से संबंधित है और इंदोई ए हिंदुस्तानी जो है ये गार्सा दा तासी से संबंधित है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा, ए राजस्थान, ए मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी ऑप्शन छोटा नागपुर। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन छोटा नागपुर। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है? ए सूरदास जी, बी कुम्भनदास जी, सी नंददास जी, डी रैदास जी। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? डी रैदास जी। ओह सॉरी, डी रैदास जी। डी ऑप्शन सही जवाब होगा हमारा। ठीक है, ये नहीं, रैदास जी सही होगा, अष्टछाप का नहीं है रैदास जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर, अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी किसकी रचना है? अनुराग बासुरी किसकी रचना है? ए रहीम, विरस खान, सी नूर मोहम्मद, डी छेद स्वामी। तो अनुराग बासुरी 1764 में लिखी गई है। 1764। ठीक है, तो ये जो है नूर मोहम्मद की रचना है। नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी। बरवे छंद जो है सर्वप्रथम इसमें वर्णन किया गया। सर्वप्रथम क्या, उससे पहले तो रहीम जी बरवे का प्रयोग कर चुके थे। ठीक है, तो नूर मोहम्मद ने सूफी में अनुराग बासुरी में ये इसका वर्णन किया है, अवधी भाषा में लिखी गई है। चलिए 9 नंबर प्रश्न हुआ। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 10 प्रश्न यहाँ पे हम 10वां प्रश्न हमारा क्या है? 10वां प्रश्न है हमारा रीतिकाल से। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए ऑप्शन पद्माकर, बी ऑप्शन मतिराम, सी ऑप्शन घनानंद, डी ऑप्शन देव। पद्माकर
का समय क्या है? 1553। 1553, 1753। मध्यराम 1617। ठीक है। घनानंद 1689। 1689। देव 1573। ठीक है, नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। और नैन नचाए कहे मुस्काए लल्ला फिर अयो खिलन होरी, ये जो पंक्ति है ये है पद्माकर जी की। ठीक है, पद्माकर जी जो है रीतिबद्ध रचनाकार हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11 द्विवेदी युग से है, मतलब आधुनिक काल से है। 11 नंबर सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो ये कवि बाद में देखिए, पहले रचना देख लीजिए, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की 1932 में। सखी वे मुझसे कहकर जाती, यशोधरा, जिसमें बुद्ध जी का वर्णन किया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। प्रश्न नंबर 12 शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे में 14 चिट्ठे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कितने चिट्ठे हैं। 14 चिट्ठे हैं। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध है बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ए ऑप्शन है अमृत और विष, बी ऑप्शन है झूठा सच, सी ऑप्शन है अपने अपने अजनबी, डी ऑप्शन है अंतराल। ये सभी उपन्यास हैं। ठीक है, और देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास जो है बी ऑप्शन झूठा सच। इसके 2 भाग आए थे, 2 भाग, एक तो 1958 में, दूसरा 1960 में। ठीक है, झूठा सच किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 14 ये पात्र वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कल मैंने सिंदूर की होली पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके पात्र और उसका विषय जो है क्या है वो मैंने बताया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, जो कथन है वो बता दिए थे। हो सकता है वहां से प्रश्न बन जाए। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का है धातु सेन। ध्रुव स्वामी अंतिम है, सज्जन इनका पहला नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? ए ऑप्शन चीड़ों पर चांदनी, बी ऑप्शन भूले बिसरे चित्र, सी ऑप्शन अपनी खबर, डी ऑप्शन पथ के साथी। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन चीड़ों पर चांदनी। अब भूले बिसरे चित्र किसका है, अपनी खबर किसका है, पथ के साथी किसका है, और ये किस विधा की रचना है, ये आपको देख लेना है। प्रश्न नंबर 16 नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन मृणाल पांडे, बी ऑप्शन रविंद्र कालिया, सी ऑप्शन प्रभाकर छोत्री, डी ऑप्शन ज्ञान रंजन। तो नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया। ज्ञान रंजन ने पिता नामक कहानी लिखी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। इससे पहले की क्लास में हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। ए ऑप्शन बेंगलोर, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन एर्नाकुलम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का की स्थापना किसने की है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चेन्नई में है इसका मुख्यालय। प्रश्न नंबर 18 शब्द शक्ति से प्रश्न पूछा गया है। कितनी शब्द शक्तियां हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, 18 नंबर व्यंजना शक्ति का क्या अर्थ है? व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? कार्य पूछा गया, अर्थ नहीं, कार्य पूछा गया है। मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ को व्यक्त करना,
मतलब मुख्यार्थ की व्याख्या करना। डी ऑप्शन मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो व्यंजना शक्ति जो है, व्यंजना शब्द शक्ति जो है, डी ऑप्शन मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि कितनी शब्द शक्तियां हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न है, मतलब सभी से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, सभी यूनिट से। ठीक है। 19 नंबर, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ए ऑप्शन देरिदा, बी ऑप्शन लीविस, सी ऑप्शन फुकुयामा, डी ऑप्शन ग्राम्सी। ए ऑप्शन देरिदा। ठीक है। विखंडनवाद, समय 1930, नोट डाउन कर लीजिएगा, 1930। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा है। 19 नंबर प्रश्न।